हेलो एवरीबॉडी। तो फिर आज हम सब लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि आज के क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स वर्कआउट करेंगे। वेक्टर के कई थ्योरेटिकल पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया पिछले कई क्लास में। आज उन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे उस पर डिस्कस कर लें, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा है, कैसे बनाएं, जरा बनाकर दिखला दीजिए। तो आज के क्लास में हम लोगों के लिए जो वर्क होगा वो बस न्यूमेरिकल्स का ही होगा। टाइम को देखते हुए मैंने यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लिख रखा है। यू कैन सी, रीड एंड अंडरस्टैंड इट, है ना। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ भी सकते हैं। लेट्स डू ओके। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है और हमसे क्या डिमांड कर रहा है। न्यूमेरिकल नंबर 1, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m and n will the vectors a equal to 5i caret plus 7j caret plus 3k caret and vector b equal to twice I caret minus mj caret plus nk caret बी पैरेलल है। m और n के किस वैल्यू के लिए ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, हमसे ये डिमांड किया जा रहा है ना। वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर का इंफॉर्मेशन हमें है। अब हम दो वेक्टर पैरेलल हैं, इसका डिसीजन कैसे करते हैं? तो बस इसके लिए एक सिंपल मेथड है। दोनों वेक्टर्स के कोएफिशिएंट्स अगर सेम हुए या सेम रेशियो में हुए तो दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, है ना। सेम हुए अगर तो दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। पैरेलल क्या, वो इक्वल भी होते हैं। दूसरी बात मैंने कहा कि दोनों वेक्टर के कोएफिशिएंट्स अगर रेशियो में सेम हुए तो दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। तो बस हमें ये देखना है कि क्या वो दोनों वेक्टर्स जो दिए हुए हैं उनके कोएफिशिएंट सेम टू सेम हैं। नहीं, हम यहाँ पर अब ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स हैं आई कैरेट के, जे कैरेट के, के कैरेट के, और यहाँ जो कोएफिशिएंट्स हैं आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट के, वो सेम टू सेम है ना। यहाँ तो ऑब्वियस है, 5 है, 7 है और 3 है, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियस नहीं है, 2, m और n ऐसे हैं, है ना। तो अब हमें कैसे पता चल सकेगा कि इनके रेशियो सेम है या नहीं है? यस, हमें इसका पता नहीं है। लेकिन जब हमें ये साबित करना है कि ये पैरेलल होना है जी, इन्हें पैरेलल होने के लिए हमसे ये डिमांड किया जा रहा है कि m और n के वैल्यू क्या होंगे बताइए। तो हम ये मानकर चलेंगे कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। यस, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, हम ये अज्यूम करके चलेंगे, तो फिर दोनों के रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होंगे। जान गए? यस, तो यूनाइट इट एज रिमार्क्स, टू वेक्टर्स। यस, ये रिमार्क्स को याद रखा जाए। ये रिमार्क्स को याद रखा जाए। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है, इफ देयर कोएफिशिएंट्स आर इन द सेम रेशियो, दैट इज फॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दोनों का यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, a1 i कैरेट प्लस a2 j कैरेट प्लस a3 k कैरेट, और b के लिए b1 i कैरेट प्लस b2 j कैरेट प्लस b3 k कैरेट जी। तो इनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो a1 बाई b1, a2 बाई b2, a3 बाई b3 का रेशियो इक्वल है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 इक्वल टू a3 बाई b3। यस, ये पैरेलल होने के केस के लिए है, इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, है ना। यस, ये याद रखा जाए। अब हम इसी फैक्ट को यूज करके हम ये देखेंगे कि यहाँ m और n का वैल्यू क्या होगा जी। तो ये वेक्टर a और वेक्टर b अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरेलल है, तो इसलिए इनके कोएफिशिएंट्स भी रेशियो में होंगे। तो इसीलिए लिखा गया a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 इक्वल टू a3 बाई b3। अब आप a1, a2, a3, b1, b2, b3 को यहाँ से फाइंड आउट कीजिए, और क्लैरिटी के लिए आप यहाँ पर रीजन दे दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
वेक्टर A इक्वल टू 5i कैरेट प्लस 7j कैरेट प्लस 3k कैरेट एंड वेक्टर B इक्वल टू 2i कैरेट माइनस mj कैरेट और प्लस nk कैरेट, है ना। यहीं से आप सेग्रीगेट कर लीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 के लिए, है ना। इन वैल्यूज को आप सेग्रीगेट कर लीजिए, मैंने कर लिया। तो अब जाकर के आप इस पर फिट करेंगे, Therefore A1 by B1 तो 5/2 इक्वल होगा A2 by B2 7/-m इक्वल होगा 3/n, है ना। ये वैल्यूज इस पर फिट किए गए और तब ये रिलेशन आया। अब इन रिलेशन से आप वैल्यू निकाल सकते हैं m का और n का। तो इस रेशियो को जब हम इसके इक्वल करेंगे तो इससे हमें m का वैल्यू मिल जाएगा और इसी रेशियो को जब हम इसके इक्वल करेंगे तो हमें इससे n का वैल्यू मिल जाएगा। यस, तो रिवर्स करते हुए मैंने -m/7 को इक्वल किया 2/5 पे, इसको रिवर्स करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, है ना, हो जाएगा -m/7 इक्वल टू 2/5। अब इसे m का वैल्यू निकालने के लिए हम माइनस और 7 दोनों को राइट साइड ले जाएंगे और तब लिखेंगे 7 2 जा 14 और माइनस जब जाएगा तो -14, तो -14/5 ये m का वैल्यू हो गया। और जब हम इसे रिवर्स करते हुए इसको रिवर्स के बराबर में करेंगे तो हम लिखेंगे n/3 इक्वल टू 2/5 और तब इससे n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 को राइट साइड ले जाएंगे, तो 3 जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6 6/5 हो जाएगा n का वैल्यू। तो इस तरह से हमने m और n का वैल्यू निकाल लिया। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि देयरफॉर जी हम ये कह सकते हैं m इक्वल टू -14/5 और n इक्वल टू 6/5। तो ये m और n का वैल्यू को बता दिया, इसे आंसर कर दीजिए। इससे हमें m और n का वैल्यू मिल गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन वर्कआउट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। नाउ वी रीड द क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड ए यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। वेक्टर a इक्वल टू 2i कैरेट प्लस j कैरेट प्लस k कैरेट एंड वेक्टर b इक्वल टू i कैरेट माइनस j कैरेट प्लस ट्वाइस k कैरेट। ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और अब दिए हुए हैं तो इंफॉर्मेशन हो गए हमारे लिए। अब इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद हमसे ये क्या डिमांड कर रहा है? हमसे ये डिमांड कर रहा है कि एक ऐसे वेक्टर को बताइए जो यूनिट हो और साथ ही इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि यूनिट वेक्टर के लिए तो पहले कोई वेक्टर हमें मालूम होना चाहिए, उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे, वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, है ना। तो अब वो वेक्टर कौन सा है जिसको हम यूनिट वेक्टर के लिए यूज करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड करके। वेक्टर हम कैसे मालूम कर सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि दो वेक्टर a और b का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो ab sin थीटा टाइम्स n कैरेट से लिया जाता है। ठीक, तो अब ab sin थीटा, है ना, यस, ab sin थीटा, तो थीटा तो आपको मालूम नहीं है। तो अब एक काम कीजिए कि पहले वेक्टर a और वेक्टर b का क्रॉस प्रोडक्ट ही निकाल लीजिए, तो जो आएगा वो वही वेक्टर होगा जो इन दोनों वेक्टर पर a और b पर परपेंडिकुलर होगा और तब उससे पता चल जाएगा कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। और इसलिए जब पता चल जाएगा तब उसी के मैग्नीट्यूड से उसी को डिवाइड कर देंगे तो फिर यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, यस, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, यही ना दिया हुआ है यहाँ और यहाँ जी। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लेते हैं वेक्टर a और वेक्टर b का तो हमें क्या मिलता है? पहले तो हम इसे यहाँ लिख दें और इसे यहाँ लिख दें और बीच में साइन ऑफ क्रॉस दे दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो अब हम बारी बारी से इस i कैरेट को इसके i कैरेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर j कैरेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर k कैरेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद इस j कैरेट से फिर इसे और इसे बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली फिर लास्ट में इससे k कैरेट से इसे और इसे तीनों को फिर बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे। यही लिखा है यहाँ मैंने, यस, यही लिखा है।
तो अब हमने 2 तो यहाँ मैग्नीट्यूड यहाँ लिख दिया, आई कैरेट क्रॉस आई कैरेट। ये क्रॉस का साइन लिखना जरूरी है क्योंकि हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। तो आई कैरेट क्रॉस आई कैरेट, तो उसी तरह से आई कैरेट क्रॉस जे कैरेट। साइन का भी ध्यान रखना है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है जी, तो माइनस होगा, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तभी माइनस होगा, ठीक है। जहाँ प्लस और प्लस रहेगा वहाँ प्रोडक्ट प्लस रहेगा, जहाँ माइनस माइनस रहेगा वहाँ प्रोडक्ट प्लस रहेगा, लेकिन जहाँ पर प्लस और माइनस दो डिफरेंट साइन रहेंगे वहाँ पर प्रोडक्ट माइनस होगा। तो यहाँ प्लस आया था, यहाँ प्लस लिखा गया, नहीं लिखा हुआ यहाँ पर ऑब्वियस है लेकिन अंडरस्टूड है, यहाँ प्लस साइन है। अब यहाँ और यहाँ माइनस है और प्लस है तो माइनस का होगा। तो आई कैरेट और जे कैरेट का क्रॉस प्रोडक्ट और आई कैरेट और के कैरेट का प्रोडक्ट है ना, लेकिन 2 और 2 4 होगा तो मैग्नीट्यूड बाहर लिखा जाएगा। ओके, ऑर्डर में भी आप चेंज नहीं करेंगे, पहले यहाँ से ला रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए तो पहले आई कैरेट ही लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे के लिए सोचते हैं, इससे तो आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, अब जे कैरेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जे कैरेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जे कैरेट और आई कैरेट हो जाएगा, है ना, जे कैरेट और आई कैरेट। तो यहाँ पर ये प्लस का साइन है, यहाँ पर ये प्लस का साइन है, तो प्लस और प्लस प्लस होना चाहिए, लेकिन क्या लिखा है माइनस, ये एरर आ रहा है। अब सही हो गया, यस। तो प्लस जे कैरेट और क्रॉस आई कैरेट माइनस, अब प्लस और माइनस होने जा रहा है तो माइनस होगा, ठीक है। तो अब जे और जे कैरेट का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, फिर जे को अब के कैरेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स जे क्रॉस के कैरेट, तो इस जे का इन तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए। अब उसके बाद हम यहाँ तीसरा कंपोनेंट के कैरेट है इस वेक्टर में, तो इससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इसे, तो के कैरेट और आई कैरेट का क्रॉस प्रोडक्ट, के कैरेट और जे कैरेट का क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन अब साइन देखा जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ प्लस हुआ, अब ये प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, फिर ये प्लस है और ये प्लस है तो फिर यहाँ प्लस होगा, इसीलिए 2 यहाँ आया, के कैरेट और के कैरेट लिखा गया, समझ गए। चलिए अब यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जो लास्ट क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट को जब निकाला गया था और उसमें प्रॉपर्टीज उसको शो किए गए थे, तो उनमें से कोई प्रॉपर्टीज ऐसा था जो आई कैरेट क्रॉस आई कैरेट 0 दे रहा था और जे कैरेट क्रॉस जे कैरेट भी 0 दे रहा था, के कैरेट क्रॉस के कैरेट भी 0 दे रहा था ना वो प्रॉपर्टी। सिमिलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 दे रहा था, उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज किया जाएगा। और फिर दूसरे उसी प्रॉपर्टी में दूसरा पार्ट था, आई कैरेट और जे कैरेट का क्रॉस प्रोडक्ट के आ रहा था, जे कैरेट और के कैरेट का क्रॉस प्रोडक्ट आई आ रहा था, के कैरेट और आई कैरेट का क्रॉस प्रोडक्ट जे आ रहा था ना, यस। तो अब उसको भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, उसको भी यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। तो अब उसको अप्लाई करने के बाद अब हमें क्या रिजल्ट मिलता है, लो ये आया, जो प्रॉपर्टीज थे उसको अप्लाई करने पे यहां से फिर हम यहां पर पहुंच गए। आई क्रॉस आई उसके लिए 0 लिखा, आई क्रॉस जे उसके लिए के लिखा, आई क्रॉस के लेकिन उसके लिए माइनस जे लिखा, क्यों, इसलिए कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज का जो उसमें डायरेक्शन शो किया गया था तो उसमें बताया गया था आई जे और के जो भी लिए जाएंगे सर्किल पर वो एंटी क्लॉकवाइज में काउंट करेंगे तो पॉजिटिव सेंस देगा, क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो नेगेटिव सेंस देगा। तो यहाँ आई क्रॉस के है तो ये क्लॉकवाइज में आने वाला है या आ रहा है ना, क्लॉकवाइज में आ रहा है इसलिए नेगेटिव होगा। के क्रॉस आई जो होता उसी का नेगेटिव, के क्रॉस आई कैरेट कितना होता है जे कैरेट, तो यहाँ पर माइनस जे लिखा गया, ठीक है। तो 4 टाइम्स माइनस जे कैरेट। अब उसके बाद फिर यहाँ पर अप्लाई कीजिए जे कैरेट और आई कैरेट, फिर यहाँ पर क्लॉकवाइज में आ रहा है ऑर्डर, इसलिए इसका भी माइनस के कैरेट, तो माइनस के कैरेट हो गया। और ये जे क्रॉस जे है तो 0 और ये जे क्रॉस के है तो अब ये आई होगा, तो ये ट्वाइस के जे और के है, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, इसको आई करना होगा जी। अब उसके बाद के और आई कैरेट है तो फिर जे होगा, ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस का साइन ही रहेगा। के और जे है तो के और जे है तो माइनस आई होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में जे और के होना चाहिए ऑर्डर, तो माइनस आई यहाँ लिख दिया। और उसके बाद के और के क्रॉस है तो इसका तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब इसको फिर सिंप्लीफाई कीजिए फर्दर जी। तो अब हमने सिंप्लीफाई करने में क्या किया, ये 2 × 0 0 होता है तो अब उसे लिखने की जरूरत ही नहीं समझा, हटा दीजिए।
ये -2k कैरेट है, ये -4j कैरेट होगा, ये -k कैरेट है, ये 0 है तो अब इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। 2i कैरेट है, 2i कैरेट प्लस में लिखिए, j कैरेट है, j कैरेट लिखिए, माइनस और माइनस प्लस i कैरेट हो गया, है ना। और ये 2 × 0 फिर 0 आ रहा है, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए i और 2i दोनों पॉजिटिव है ना, तो इसको ऐड कर दीजिए, 3i कैरेट हो जाएगा। j और यहाँ j पॉजिटिव और निगेटिव है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने पे -3j कैरेट आ गया, ठीक है। -2k कैरेट और -k कैरेट दोनों सिमिलर साइन रखने वाला है, इसलिए इसे ऐड कीजिए, तो ऐड करने से -3k कैरेट आ गया। तो अब ये वेक्टर आया a क्रॉस b, ठीक है। अब ये वेक्टर आया a क्रॉस b, तो अब इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, यस। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने क्या क्लास में बताया था? ये बताया था कि जो वेक्टर हम ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट लाइन के साथ एक एरो दे करके शो करते हैं, उसका लेंथ ही उसका मैग्नीट्यूड होता है ना, यही बताया था। तो अब इसका जो लाइन होगा उस लाइन का लेंथ कितना है हम इससे बताएंगे तब ना, यस। तो अब इस लाइन को, है ना, इस वेक्टर को जिस लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे उस लाइन का लेंथ कितना होगा हमें ये बताना पड़ेगा। आइए अब इसके लिए हम एक अलग से रिमार्क्स पॉइंट देते हैं और तब उस पर हम इसको फिट करके दिखलाएंगे कि कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसका लेंथ निकालते हैं। किसी लाइन को हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्प लेते हैं किसका? तो पॉइंट का हम हेल्प लेते हैं, है ना। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। जहां से स्टार्ट करते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, जहां पर एंड करते हैं वो एंड पॉइंट हो गया। तो एंड पॉइंट पर हम एरो देते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड पॉइंट पर हम एरो देते हैं। तो हमारा यहाँ पर एक टास्क है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ i, j एंड k कैरेट। तो i, j और k कैरेट में से अगर हम पॉइंट लेंगे तो वो 2 डायमेंशनल होगा या 3 डायमेंशनल होगा, यहाँ पर एक सिचुएशन या पॉसिबिलिटी अलग अलग हो जाती है। तो पहले हम ले रहे हैं 2 डायमेंशन, केस 1 बना करके। तो 2 डायमेंशन लेंगे तो किसी पॉइंट को 2 डायमेंशन यानी प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें x और y यही 2 टर्म चाहिए। इन दोनों को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, है ना। x एब्सिसा कहलाता है और y ऑर्डिनेट कहलाता है, ये दोनों को हम मिलाकर कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो हमारा कोऑर्डिनेट जो पॉइंट P का है वो xy है, ठीक है। x o y एक प्लेन है जिसमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट P कितना हो गया xy। तो अब इस P का ये P को हम एंड पॉइंट अगर माने तो फिर जो वेक्टर हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ मानना पड़ेगा? जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस का ओरिजिन होता है, ओरिजिन यहाँ है O, तो O ही इसका इनिशियल पॉइंट हो गया। तो अब OP एक वेक्टर हो गया, अब OP एक वेक्टर हो गया, ये लाइन OP है ना, उस वेक्टर का लेंथ होगा। तो हमें ये लेंथ अगर मालूम करना हो तो हमारे लिए कौन सा रूल है, कौन सा फैक्ट है जो हमारी इसमें मदद करने वाला है? यस, हमें ये जान लेना है ना। तो अब देखिए, इसको जानने के लिए हम यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, अब मान लीजिए ये परपेंडिकुलर M है। तो अब परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x होगा और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ y होगा ना। यस, आप यहाँ OM लेते हैं x और MP लेते हैं y। कब? when PM is perpendicular on OX, PM is perpendicular on OX, तब जाकर के ये OM इक्वल टू x और MP इक्वल टू y होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर आप इससे OM को वेक्टर अगर बनाना चाहें तो फिर क्या करेंगे? x को भी वेक्टर बनाएंगे, लेकिन x तो मैग्नीट्यूड है। यस, अगर किसी मैग्नीट्यूड को आप वेक्टर बनाना चाहते हैं तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना मैग्नीट्यूड वाला वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का वेक्टर हो जाएगा। तो अब हम अगर OM को वेक्टर बनाना चाहते हैं तो OM x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस के अलोंग हम वेक्टर बनाना चाहते हैं। तो x एक्सिस के अलोंग वेक्टर बनाने के लिए हमें x एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर चाहिए, और वो कौन है? i कैरेट। इसलिए OM वेक्टर बनाने के लिए हम x को i कैरेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और MP वेक्टर बनाने के लिए हम
y को j कैरेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जाकर के हो गया mp वेक्टर, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर हो गया om वेक्टर mp वेक्टर। ये है यहाँ पर यहाँ से यहाँ वेक्टर om और ये है यहाँ से यहाँ तक वेक्टर mp, ठीक। तो अब याद आ रहा होगा ट्रायंगल्स लॉ, है ना, ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब यहाँ से यहाँ मिला दे रहे हैं तो ये एक ट्रायंगल तो बन जा रहा है, और ट्रायंगल ही नहीं राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे लिए यह हाइपोटेन्यूज हो गया जो इक्वल होगा इसका लेंथ, तो ये इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम करने के बाद स्क्वायर रूट से, क्यों, इसलिए कि राइट एंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम यही है। यस, तो अब हम इस OP को स्क्वायर बना करके हम इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर से ऐड करके निकाल सकते हैं, और तब फिर जाकर के हम OP का वैल्यू निकालने के लिए उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आप ट्रायंगल लॉ को यूज कीजिए, ठीक है। हमने ट्रायंगल लॉ को यूज किया वेक्टर एडिशन के लिए और लिखा वेक्टर OP इक्वल टू वेक्टर OM प्लस वेक्टर MP, यही होगा। तो अब OM के लिए हम xi कैरेट ले रहे हैं और MP के लिए हम yj कैरेट ले रहे हैं, है ना। तो अब OP वेक्टर ये इस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब ये चीज में एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, दोनों अलग अलग पार्ट है, एक x एक्सिस के अलोंग है, दूसरा y एक्सिस के अलोंग है। तो इस वेक्टर के लिए ये दोनों अलग अलग पार्ट जो है वो कंपोनेंट कहलाएगा। तो एक कंपोनेंट हो गया x एक्सिस के अलोंग और दूसरा कंपोनेंट हो गया y एक्सिस के अलोंग, ठीक है। यस, तो अब बहरहाल ये कंपोनेंट हो गया, ठीक है। हमें तो निकालना है इसका लेंथ, वेक्टर OP का लेंथ। तो OP का लेंथ निकालने के लिए हम इसके मैग्नीट्यूड को जानेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, है ना, और इसलिए हमने यूज किया। तो अब स्क्वायर रूट, तो अब स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखा जाएगा। यस, अगर ऐसा है तो फिर I क्यों नहीं लिया? I डायरेक्शन के लिए है ना, और वो भी 1 यूनिट वैल्यू रखने वाला है। यस, तो अगर हम लेते भी तो यहाँ पर स्क्वायर की वजह से वो 1 ही आता, कोई इफेक्ट नहीं डालता। यही रीजन है कि यहाँ पर I नहीं लिया गया, और J भी नहीं लिया गया, उसका भी यही रीजन है। नहीं लिया जाता है, कहीं पर भी स्क्वायर कीजिएगा अगर वेक्टर जो इन्वॉल्व होगा I कैरेट, J कैरेट और K कैरेट में, तो उसमें इन वेक्टर्स को, यूनिट वेक्टर्स को नहीं स्क्वायर किया जाता, ये याद रखिएगा। तो इसलिए OP इक्वल टू हम अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ले लिए। ये हुआ 2 डायमेंशन में इसका लेंथ निकालने का तरीका, ये ठीक है। 2 डायमेंशन में इसके लेंथ को निकालने का ये तरीका होगा कि अगर वेक्टर आपके पास इस फॉर्म में है तो आप जो I कैरेट और J कैरेट है उसके कंपोनेंट्स को जो x और y से डिनोट हो रहा है स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, लेंथ निकल जाएगा। ओके, अब इतना करने के बाद अब आइए जानिए कि अगर 3 डायमेंशन में अगर ये पॉइंट होता 3 डायमेंशनल, तो उस केस में हम उस वेक्टर OP को कैसे लेंथ निकालते। चलिए अब ये देख लीजिए। 3 डायमेंशन में आपको चलने के लिए x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस लेना होगा। जो x एक्सिस इधर लिया गया, देख रहे हैं आप, y एक्सिस इधर लिया गया और z एक्सिस इधर लिया गया। पॉइंट P कहीं पर हमें शो करना है 3 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशन में ये पॉइंट P हमें शो करना है। तो पॉइंट P का लोकेशन होगा, कोऑर्डिनेट में उसका हम एक्सप्रेस करेंगे तो x, y और z के साथ करेंगे। तो इसका लोकेशन के लिए x, y, z यहाँ दे दिया गया, है ना। तो अब इसके माने ये हुआ कि ये पॉइंट जहाँ पर है वहां पर पहुंचने के लिए x एक्सिस के अलोंग हमें x डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, y एक्सिस के अलोंग y और z एक्सिस के अलोंग z, इतना करना पड़ेगा जी। तो अब हमें OP का लेंथ निकालना है ना, और लेंथ निकालने के लिए हमें इन्हीं x, y और z जो डिस्टेंस कवर करने के लिए मैं कह रहा हूं वो हमें जानना होगा। तो वो जानने के लिए अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए। जब यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा कीजिएगा तो आप परपेंडिकुलर कहाँ ड्रा कीजिएगा, क्या y एक्सिस पर या x एक्सिस पर? नहीं। अब ये जरूरी नहीं रहेगा ये पॉइंट जो यहाँ जहाँ पर है वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो y एक्सिस पर पड़े ही परपेंडिकुलर, ये जरूरी नहीं रहा, है ना। तो अब जहां पड़ेगा वो XOY प्लेन होगा, ये जरूर है। तो XOY ये सारा ये जो प्लेन देख रहे हैं आप, ये वही है। इसी प्लेन में ये P से जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो आएगा। यहां पर लाए, ये परपेंडिकुलर मान लीजिए कि इस प्लेन में हो गया। तो अब ये परपेंडिकुलर का फुट हो गया,
है ना। तो अब यहाँ से देखा जाएगा कि ये जहां पर फुट पड़ रहा है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना कितना डिस्टेंस पर है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ से यहाँ तक जेड एक्सिस के अलोंग का डिस्टेंस है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक जेड होगा। ठीक है, तो अब ये पॉइंट जहां पर प्राइस का नाम भी दे दीजिए एम, मान लीजिए एम है। तो यहाँ से अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कितना कितना डिस्टेंस हो रहा है वो हमें जानना है। उसके लिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पर। तो अब परपेंडिकुलर ड्रा अगर करते हैं तो ये आएगा यहाँ, है ना। और मान लीजिए कि यह है एन, ठीक, तो एन हो गया ये। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो आएगा यही एक्स होगा, ओ से एन तक आए एक्स एक्सिस के अलोंग, तो यही एक्स हो गया लेंथ। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये जा रहे हैं वाई एक्सिस के पैरेलल ना, तो वाई एक्सिस के अलोंग माना जाएगा। तो वाई एक्सिस के पैरेलल जाने पर वाई एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया वाई। ठीक है, यस। तो अब ये y हो गया, तो अब यहाँ पर से यहाँ एक आएंगे तो एक वेक्टर बन सकता है, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक वेक्टर ये बन सकता है ना, यस। तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम मालूम कर सकते हैं। और इसलिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ से डायरेक्ट यहाँ मिलाना पड़ेगा ये। ठीक है, तो अब यही चीजों को हम यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं। चलिए, तो अब इतना लिखने के बाद, उतना एक्सप्लेन करने के बाद हमने ये लिखा ON इक्वल टू एक्स, NM इक्वल टू वाई, जो फिगर में हमने शो कर रखा है। ठीक है, तो अब ON वेक्टर अगर हम बनाएंगे तो ON को वेक्टर बनाने के लिए भी रूल वही है जो इससे पहले मैंने 2 डायमेंशन में एक्सप्लेन किया। फिर यूनिट कैरेट आई कैरेट, यूनिट वेक्टर आई कैरेट से मल्टीप्लाई करेंगे जी। एक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैरेट से। तो एक्स आई कैरेट हो गया पूरा वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेक्टर ON को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसी तरह से NM को वेक्टर बनाने के लिए NM वेक्टर में के लिए हम y में j कैरेट से मल्टीप्लाई किए तो y j कैरेट हो गया। अब ये दोनों के लिए ये प्लेन में ये OM इनका रिजल्टेंट होगा, एक्सप्रेस कर रहा है वही। तो उस रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने यूज किया, अप्लाई किया और लिखा ON वेक्टर प्लस NM वेक्टर इक्वल टू OM वेक्टर, है ना। ON वेक्टर प्लस NM वेक्टर इक्वल टू OM वेक्टर। तो अब यहाँ पर जान लीजिए कि ये जो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं तो ये तो 90 डिग्री एंगल है ना, यस। हमेशा याद रखिए ये 90 डिग्री, भले ये देखने में नहीं लग रहा है लेकिन ये एज्यूम करना है 90 डिग्री ही है। और अब जाकर के ये OM का ये वैल्यू हो गया। हमें मालूम करना है OP वेक्टर को, है ना। तो OP वेक्टर के लिए फिर हम एक ट्रायंगल ले सकते हैं OMP। अब OMP में वेक्टर OM प्लस वेक्टर MP अगर हम कर लें तो यह ट्रायंगल लॉ से वेक्टर OP के इक्वल हो जाएगा, यस। यहाँ पर ये फैक्ट फिर एक बार रिपीट किया जाएगा। तो नाउ करते हैं अब इसमें जी। ये OP वेक्टर हो गया XI कैरेट प्लस YJ कैरेट प्लस ZK कैरेट में, है ना। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर इक्वल होगा OP वेक्टर के। ठीक है, अब OP वेक्टर के इक्वल अगर हो गया OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर, तो OM तो ऑलरेडी यहाँ पर निकला हुआ था XI कैरेट प्लस YJ कैरेट में जी। तो XI कैरेट प्लस YJ कैरेट से उसको रिप्लेस कर दिए और बचा सवाल MP वेक्टर का। MP के लिए MP का वैल्यू हमने क्या लिखा है, Z। तो इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा Z से बनने वाला, मैग्नीट्यूड Z से बनने वाला, उसको हम K कैरेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ZK कैरेट होगा, वो वेक्टर में हो जाएगा। तो ZK कैरेट हमने इसमें ऐड करना होगा, इसको रिप्लेस करने के लिए, वेक्टर MP को रिप्लेस करने के लिए। तो हमने ZK कैरेट लिख दिया, MP को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब हमारा OP वेक्टर कंप्लीट मालूम हो गया। हमने अब यहाँ तक काम कर लिया, है ना। और मैग्नीट्यूड अब निकालने के लिए बात आती है कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा। तो मैग्नीट्यूड फिर वही पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके निकाला जाएगा, जैसे 2 डायमेंशन में हमने यूज किया था वैसे ही 3 डायमेंशन में भी यूज करेंगे। अब इसमें ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज होगा। यहाँ तो आपको लग नहीं रहा है राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है इस प्लेन में ना, तो इस प्लेन में रहने वाला किसी भी लाइन के साथ ये एंगल 90 डिग्री का बनाएगा, यस। तो उसी प्लेन में रहने वाला ये लाइन है ना OM जी, तो यहाँ पर जरूर ही ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर हो जाएगा, यस। तो लिखेंगे x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ओ बी इक्वल टू हमारा ये मिल गया। अब देखिए हमने इतना कुछ किस लिए किया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमें ये निकालना था, उसी के लिए हमने यहाँ पर ये किया है। उसमें जो आया था वेक्टर हमें उसका हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को जो ये वेक्टर 3i कैरेट माइनस 3j कैरेट माइनस 3k कैरेट है उसको हम मैच कराएंगे xi कैरेट प्लस yj कैरेट प्लस zk कैरेट से। और मैच कराने के बाद हम जैसे हम यहाँ OP का वैल्यू निकाल रहे हैं वैसे ही हम इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू भी निकालेंगे। यस, अगर हम उस रूल को यूज करते हैं तो a क्रॉस b वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 3√3, है ना। कैसे, 3 का स्क्वायर यहाँ किया माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ किया माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ किया, तीनों को ऐड किया और ऐड करने से आया 9 प्लस 9 प्लस 9 27, है ना। 27 को आप 3 into 9 लिख सकते हैं, यहाँ पर वही लिखा गया है। 9 का स्क्वायर रूट तो होता है, 3 का नहीं होता, तो 3 यहाँ पर निकाल गया, 9 का स्क्वायर रूट और जो 3 रह गया अनस्क्वायर्ड रूट उसको रखा गया अंडर रूट 3। तो ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड यही हुआ a क्रॉस b, इसका मैग्नीट्यूड ये हुआ। तो अब ये जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ना यूनिट वेक्टर निकालना है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि वही डायरेक्शन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा और यही वेक्टर है a पर भी परपेंडिकुलर और b पर भी परपेंडिकुलर। ये जो वेक्टर आया है a क्रॉस वेक्टर b, ये वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, अलग अलग दोनों वेक्टर पर, a पर भी और b पर भी। तो इसीलिए हम इसका अब यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, तो इसी के मैग्नीट्यूड से हम इसे डिवाइड करेंगे। देयरफॉर n कैरेट इक्वल टू जी इतना। अब ये कितना है, अब हम n कैरेट का वैल्यू निकाल सकते हैं विद द साइन ऑफ प्लस माइनस। क्यों, इसलिए कि यहाँ जो एब्सोल्यूट वैल्यू a क्रॉस b का लिया गया है वो प्लस माइनस के साथ ही वैलिड होता है। यस, देयरफॉर n कैरेट इक्वल टू प्लस माइनस i कैरेट बाय रूट 3 माइनस j कैरेट बाय रूट 3 माइनस k कैरेट बाय रूट 3, है ना। यस, विद द साइन ऑफ प्लस माइनस यहाँ हो गया। ये प्लस माइनस का साइन आप यहाँ भी दे सकते हैं, अगर ब्रैकेट यहाँ दे दें तो यहाँ पर आप प्लस माइनस दे दीजिए। और यहाँ भी दे सकते हैं, है ना। यस, तो ये साइन आप प्लस माइनस का हो गया और इसलिए n कैरेट का भी वैल्यू जो आया वेक्टर यूनिट वेक्टर वो भी प्लस माइनस के साथ आ गया। तो अब ये आंसर कंप्लीट हो गया। यस, ये न्यूमेरिकल नंबर 3। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। स्पेस ज़्यादा लेने के लिए क्वेश्चन जो थे उसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो अब न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमसे क्या डिमांड किया जा रहा है और क्या इंफॉर्मेशन दे करके। न्यूमेरिकल नंबर 3 में वेक्टर a 3i कैरेट माइनस 2j कैरेट प्लस k कैरेट, वेक्टर b i कैरेट माइनस 3j कैरेट प्लस 5k कैरेट, वेक्टर c 2i कैरेट प्लस j कैरेट माइनस 4k कैरेट। ये 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और इतना, और ये 3 वेक्टर्स दे करके हमसे ये डिमांड किया जा रहा है कि साबित कीजिए कि ये 3 वेक्टर्स राइट एंगल ट्रायंगल के साइड को फॉर्म करते हैं। मतलब ये तीनों मिलकर के एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है, यही ना। यस, तो अब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। हमें प्रूव करने के लिए जो आइडियाज हैं हमारे पास, उसमें से एक तो ऑलरेडी वेल नोन है, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम में से हर कोई जानते हैं। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें से 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो जी, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो अगर वाकई ये तीनों वेक्टर राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं तो इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा। यस, तो इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर हम ले करके चलें तो उसमें से किसी भी 2 का सम अगर तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ रहा हो तो ये साबित हो जाएगा कि वो राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करता है। इसके अलावा एक और आइडिया है, हम लोगों ने जो डॉट प्रोडक्ट सीखा था, डॉट प्रोडक्ट जो हम लोगों ने सीखा था उसमें से हमने एक कंडीशन दिया था कि 2 वेक्टर अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों तो फिर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, याद है। यस, तो वो भी एक आइडिया हमें देता है। हम इन दोनों आइडियाज को लेकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मेथड 1 और मेथड 2 लेकर, ठीक है। तो पहले हम मेथड 1 लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ओके।
यस, ये तीन मैग्नीट्यूड हमने निकाले। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पहला, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दूसरा, और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड तीसरा। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड था उसे हमने ए मान लिया, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड था उसे हमने बी मान लिया, और वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है उसे हमने सी मान लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें? अब हमारा काम ये होगा कि इन मैग्नीट्यूड्स को हम ए बी सी जो एज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, तो वो हम ट्रायंगल के तीन साइड को एज्यूम कर सकते हैं। यस, तो ट्रायंगल के तीन साइड को अगर हम एज्यूम कर रहे हैं, ये ट्रायंगल का तीन साइड का लेंथ दे रहा है a इक्वल टू √14, b इक्वल टू √35 और c इक्वल टू √21। तो फिर इनका स्क्वायर को निकालने के बाद हम इनमें से किसी भी दो को स्क्वायर ऐड करके देखेंगे कि वो किस तीसरे के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। यही करना है जी। अब a स्क्वायर हमने निकाला, a का वैल्यू √14, तो a स्क्वायर इक्वल टू √14 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा और ये आएगा 14। उसी तरह से b स्क्वायर, यहाँ b का वैल्यू √35 है, तो b स्क्वायर निकालने के लिए √35 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट फिर रिमूव हो गया और 35 आया। और c स्क्वायर, c का वैल्यू √21 है, तो √21 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट फिर रिमूव हो जाएगा और आएगा 21। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि 14 और 21 को अगर आप ऐड करते हैं तो फिर क्या आएगा? 14 प्लस 21 35 आएगा। यस, तो यहाँ से चल करके आप यहाँ पहुंच जाएंगे, है ना। यस, तो ये तो पता चल जा रहा है कि a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम ऐड करते हैं तो b स्क्वायर आ जा रहा है। तो अब इससे ये भी पता चल गया कि इन दोनों साइड का a और c, इनके स्क्वायर का सम अगर हम करते हैं तो तीसरा साइड जो b बच रहा है उसके स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ यू राइट इट। यस, तो अब हमारा रिजल्ट निकल गया, है ना। a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर आते ही हमने ये कंक्लूड कर लिया कि a b c आर द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। यानी a b c जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो है वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c। तो वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c ये तीनों मिलकर के एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं, जिसमें वेक्टर a और वेक्टर c राइट एंगल का फॉर्म करते हैं। ठीक है, समझ गए। जैसा कि हमने ये कंक्लूड कर लिया कि वेक्टर a वेक्टर c पे परपेंडिकुलर है, वेक्टर a और वेक्टर c के बीच में राइट एंगल बन रहा है, तो उससे हम ये ट्रायंगल भी फॉर्म कर सकते हैं। यस, लाइक दिस। तो इस तरह से पहले मेथड जो पाइथागोरस थ्योरम को हमने यूज किया इसमें, उसने इसे कंक्लूड कर दिया। अब देखते हैं डॉट प्रोडक्ट हमारे लिए क्या रिजल्ट देता है। सेकेंड मेथड को हमने जैसा कि पहले ही कहा था कि हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करेंगे। हम जैसा कि जानते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा हो तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो हम ये देखना चाहेंगे कि क्या इसमें से कोई दो वेक्टर है जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अब अगर दो प्रोडक्ट कोई ऐसा निकल जाता है तब हमारा काम फिनिश हो जाता है, हम ये प्रूव कर सकेंगे। यस, तो अब वो दोनों वेक्टर कौन है, अब हम इसको जांचते हैं। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये न्यूमेरिकल्स, इसलिए आपके लिए मैं यहाँ पर तीनों केस में दो दो वेक्टर ले करके पेयर बनाते हैं और उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और फिर आपको ये दिखलाते हैं कि किस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है। यस, हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी का एक पेयर लिया और उसका डॉट प्रोडक्ट निकाला। निकालने में हमने क्या किया, 3i कैरेट जो फर्स्ट वेक्टर का ये फर्स्ट टर्म है, 3i कैरेट को हमने इसके तीनों टर्म से मल्टीप्लाई किया और यह एक रो बनाया। अब उसके बाद -2j कैरेट इसका लिया दूसरा टर्म और फिर इन तीनों को बारी बारी से मल्टीप्लाई किया डॉट प्रोडक्ट में। यस, अब उसके बाद लास्टली k कैरेट से हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देख रहे हैं। अब हम यूज करेंगे उस प्रॉपर्टीज को जो हमने थ्योरी के दौरान बताया था कि i कैरेट का स्क्वायर अगर लिया जाए तो 1 होगा, j कैरेट का स्क्वायर लिया जाए तो वो भी 1 होगा, k कैरेट का स्क्वायर लिया जाए तो वो भी 1 होगा, लेकिन i कैरेट और j कैरेट का डॉट लिया जाए तो वो 0 होगा। रीजन क्या है? रीजन यही है कि अगर i कैरेट का स्क्वायर हम करते हैं तो उनके बीच एंगल 0 बनता है और i और j कैरेट का डॉट लेते हैं तो उनके बीच एंगल 90 डिग्री बनता है ना। तो इसी तरह से अदर पेयर्स के लिए आप समझ सकते हैं। यस, तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। यस, अब देखिए
जहां पर आई कैरेट का स्क्वायर था उसके लिए हमने 1 दे दिया, जहां पर आई कैरेट और जे कैरेट का डॉट है वहां पर 0 दे दिया। इसी तरह से अदर पेयर्स के लिए हमने किया। रीजन यहां पर दे दीजिए। यस, ये रीजन रहा। तो अब ये रीजन रहा, तो अब यहाँ पर इस रीजन को रिफरेंस रखते हुए अब हम फिर एक बार दोहरा रहे हैं। आई कैरेट का स्क्वायर 1, आई और जे कैरेट का डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक है, आई और के कैरेट का 0, फिर 1 इसके लिए, फिर यहाँ पर 0 इसके लिए, और फिर यहाँ पर 0 इसके लिए, और फिर यहाँ पर 0 इसके लिए, और फाइनली इसके लिए 1, ठीक है। यस, तो अब यहाँ पर आने के बाद अब हम क्या करेंगे? यस, हम ये करेंगे अब। तो अब हम यहाँ पर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई कर दिया, अब 3 1 जा 3 ले आया, तो बाकी 9 इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी को भी 0 हो जाएगा, तो बाकी के लिए 0 लिखा। और फिर वहां पर जहां पर 1 आ रहा था उसको मल्टीप्लाई किया उसके मल्टीप्लायर से, जो कि 6 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर 5 आ गया, बाकी सभी 0 हो गए। समझ गए? अब यहाँ पर आने के बाद क्या पाते हैं हम? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट अब हम कितना लेंगे? 3 ये हुआ और 6 ये हुआ और 5 ये हुआ, 6 5 11 और 3 14, यहाँ 14 हो गया। तो हमने देख लिया कि ए वेक्टर और वेक्टर बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट 14 है, 0 नहीं है, 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं है। ओके, अब आइए पेयर बनाइए वेक्टर बी और वेक्टर सी को। तो अब हम इतना करने की जरूरत नहीं समझते हैं, अब हम डायरेक्ट जो आएगा रिजल्ट उसको हम लिख दें, ऐसा तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट हमने लिया और पाया कि -21 आया, ठीक है। किस तरह से? बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लाई करके, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर इन शॉर्ट मल्टीप्लाई कर लिया, आप भी वैसे ही करना चाहेंगे तो कर लेंगे। बी और सी के लिए आई और आई कैरेट 1 लाएगा, इसलिए इनका प्रोडक्ट 2 होगा, नॉन 0, तो 2 यहाँ लिख दिया। जे और जे कैरेट और जे कैरेट का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, इसलिए नॉन 0 है, तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, लेकिन साइन कैसा? प्लस और माइनस, माइनस। और उसी तरह से यहाँ पर के कैरेट और के कैरेट है, तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा स्क्वायर करने की वजह से, और यहाँ 5 4 जा 20, प्लस और माइनस माइनस, तो ये -20 हुआ। अब -20 -3 मिलकर -23 हो जाएगा, जो यहाँ लिखा गया। 2 को अगर 2 में अगर 23 माइनस किया जाए तो -21 आएगा, ठीक है। अब -21 क्या 0 है? नो, -21 इज नॉट 0, इसलिए -21 नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया, ठीक है। अब इससे ये पता चल गया कि वेक्टर बी और वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट भी 0 नहीं हो रहा है, तो फिर इससे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि वेक्टर बी वेक्टर सी पे परपेंडिकुलर नहीं है, इन दोनों के बीच राइट एंगल नहीं बन रहा है। ओके, तो अब हमारे पास 2 पेयर हमने लिया, वेक्टर ए वेक्टर बी, वो भी 0 नहीं हुआ, वेक्टर बी और वेक्टर सी, इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं हुआ। तो अब एक ही पेयर और बच रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर सी, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, है ना, या नहीं होगा? अब हमें इसे चेक कर लेना है। वैसे तो अब यही ऑप्शन है, तो अब ये ऑप्शन बच जाता है कि वेक्टर ए और वेक्टर सी तो जरूर ही परपेंडिकुलर होगा, लेकिन सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए हम यहाँ डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। यस, जब हमने ये देखा वेक्टर ए और वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद, तो पाया कि ये 0 हो रहा है ना। इसमें किस तरह से मल्टीप्लाई किया गया? बिल्कुल पहले ही जैसा। आप यहाँ देख लीजिए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 2 जा 6 आएगा, 6 लिख दिया, है ना। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है, 2 1 जा 2 आएगा, 2 लिख दिया, लेकिन साइन ऑफ माइनस, क्यों? इसलिए कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। उसी तरह से यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 है, तो 4 1 जा 4, तो 4 लिख दिया, लेकिन साइन ऑफ माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस होता है ना। तो अब आप ये समझ गए। तो अब ए वेक्टर और सी वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। यस, अब वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, है ना। फिगर तो बनाने की जरूरत है नहीं, पहले मेथड में मैंने बना ही दिया था, तो इसके साथ ही ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 में ये कंडीशन दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल हो रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के। ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो फिर अब हमसे डिमांड क्या किया जा रहा है? हमसे ये डिमांड किया जा रहा है कि एंगल जो बनता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच, उसको फाइंड आउट कीजिए। जो एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच फॉर्म हो रहा है, उस एंगल को फाइंड आउट कीजिए, इसका हमसे डिमांड किया जा रहा है,
हम किस तरह से एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हमारे पास ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी इस फॉर्म में होता, आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट के टर्म्स में, तो फिर हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का जो ला रहा है वो ए बी कॉस थीटा ला रहा है। अब इसमें थीटा क्या है? ये थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ही है, तो इसलिए हम कॉस थीटा को निकाल लेते इस रिलेशन से। यस, लेकिन यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों नहीं है इस फॉर्म में, तब फिर उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में हम इसके मैग्नीट्यूड को, जो मॉडुलस का साइन है, जो मॉडुलस के साइन है यहाँ पर दिए हुए, मॉडुलस के साइन को रिमूव करते हैं। मॉडुलस के साइन को रिमूव करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ता है। बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए। यस, मॉडुलस के साइन को रिमूव करने के लिए अगर हमने बोथ साइड स्क्वायर किया तो यह a प्लस बी का होल स्क्वायर में और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में आएगा और एक्सपांड होगा। यस, तो a स्क्वायर प्लस वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर प्लस ट्वाइस वेक्टर a डॉट वेक्टर b लेफ्ट साइड में LHS में, और वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर प्लस वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर माइनस ट्वाइस वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये RHS में आएगा। वेक्टर a का स्क्वायर हो तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के इक्वल होगा, वो वेक्टर b का स्क्वायर हो तो वो भी उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये दोनों टर्म्स राइट साइड में भी हैं, लेफ्ट साइड में हैं, तो इनको आप यहां से कैंसिल कर दीजिए इस तरह से। और उसके बाद अब क्या बचता है उसको लेकर के प्रोसीड कीजिए। अब हम इस रिजल्ट तक पहुंचे हैं जिसको कैंसिल करना था। कैंसिलेशन के बाद जो बचा ट्वाइस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी LHS में और माइनस ट्वाइस वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट है ना RHS में, तो इससे हमें 2 और 2 वंस अगेन कैंसिल हो रहा है, तो 2 और 2 को भी कैंसिल कर दीजिए। अब फाइनली क्या बचा? वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट LHS में और वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट RHS में, लेकिन RHS में साइन ऑफ माइनस है, तो साइन ऑफ माइनस है, इसको आप LHS में ले जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्टेप में LHS में लाया गया तो राइट साइड में क्या बचेगा? 0, RHS में 0। अब यहाँ पर दोनों वेक्टर सेम है तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, ट्वाइस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या देखते हैं कि एक फैक्टर 3 फैक्टर्स हैं, तो 3 फैक्टर्स हैं तो तीनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 0। लेकिन तीनों फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 आवे तो हम क्या कंक्लूड करते हैं? तीनों में से कोई ना कोई तो 0 जरूर होगा, तीनों में से कोई ना कोई 0 जरूर होगा, लेकिन क्या 2 0 होता है? नो, 2 0 नहीं होता। तो फिर 2 0 नहीं होता है तो यहीं पर कैंसिल हो गया, ये 2 यहीं पर कैंसिल हो गया। यस, 2 को हमने इस लॉजिक से रिमूव कर दिया, क्योंकि 2 0 के इक्वल नहीं होता है, तो बाकी जो फैक्टर बच रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी, यही दोनों का प्रोडक्ट 0 हो सकता है ना। यस, तो अब इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 होगा तो लीजिए फिर वही रिजल्ट आ गया जो न्यूमेरिकल नंबर 3 में हम लोगों ने पाया था। क्या? 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा हो तो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। तो अब आपको इसमें रिजल्ट मिलने वाला है वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। क्या रिजल्ट मिला हमें? वेक्टर ए परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी। अब इसका क्या कंक्लूजन है? इसका तो कंक्लूजन यही है ना कि द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 90 डिग्री। यस, तो अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड आंसर है। यस, तो ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड आंसर, दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री जो हमें निकालना था, हमने निकाल दिया, आंसर हो गया। चलिए, इस तरह से आज हम लोगों ने 4 न्यूमेरिकल्स को वर्कआउट किए। चारों से आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया हो ही गया होगा। अब इन आइडियाज को आप यूज कीजिए, अप्लाई कीजिए अपने अपने एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को वर्कआउट करने में। अगर कहीं पर प्रॉब्लम होता है तो कांटेक्ट मी। अगर क्लास में मिलते हैं तो क्लास में कांटेक्ट कीजिए। अगर कांटेक्ट क्लास में नहीं हो पा रहा है तो फिर आप जानते ही हैं हमें कहाँ कांटेक्ट करना है। यस, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। तो इसके साथ ही आज का क्लास ओवर।